Hello guys, good evening. My name is Aditya West. Currently I am working in NTPC as a officer HR. तो ये पार्ट 2 है जो NTA नेट मतलब जो कोड 55 एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें लेबर लॉस के जो क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व कराना है। और मैं दिखाऊंगा वो जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बुक से ही आए हैं, जो बुक मैंने लिखी है MCQ ऑन लेबर लॉस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से आपका इसमें आज जो 107 क्वेश्चन है उसके पहले मैं करा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू मिनिमम वेजेस एज पर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो ये सेंटेंस एकदम गलत है। मिनिमम वेज एक्ट तो मिलना ज़रूरी है, उसका सर्कुलर निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला सेंटेंस जो आपका है वो बोलता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू इंश्योर पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। एकदम सही। ये सेक्शन 21 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कि ये होना चाहिए, तो ये सही है। देखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, अब देखिए ये एक जो सेक्शन है वो मेरी बुक में मैंने लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या है, नोटिस एंड क्लेम, नोटिस एंड क्लेम। तो ये ए का 4, अब ए का 4 3 जगह है। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 13 ए, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 13 ए, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। तब यहाँ आ गया बी का थर्ड, आपका आंसर सही हो गया। इसके अलावा ये दिखा देता हूँ, मिनिमम वेज ये वेज इन काइंड में है, और EPF एक्ट आपका इसमें आया था, क्लेम एप्लीकेशन फॉर एजुकेशन फ्रॉम वेजेस। तो देख सकते हैं कि एक एक चीज़ में मेंशन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये जो है आपका इसमें बेसिकली क्या है, 20+ एम्प्लॉय का 20+ एम्प्लॉय जहाँ होते हैं वहाँ होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द एक्ट applies to establishment specified by central government in which workers are employed 20 or more। इसके बाद पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की वेज सीलिंग का भी इसमें आया था, फिर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का भी था, मिनिमम वेज एक्ट का। जब आप तीन ऑप्शन मिला लेते हैं, मिनिमम वेज एक्ट का शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का हो गया, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट का 24,000 हो गया, और आपका फिर आप EPF एक्ट का ये हो गया, और ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का है, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयर्स टू दियर एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, इंजरी बाय एक्सीडेंट होकर एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो देखिए एक हर एक एक्ट का ये भी लिखा है, इन्फोर्समेंट का हुआ 1 जुलाई 1924 में हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल बुक है ये। लेबर वेलफेयर प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, तो देखिए मैंने इसमें ये हो गया आपका वॉशिंग फैसिलिटीज़ चैप्टर 5 में सेक्शन 42, फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे, 45 फर्स्ट एड है, 46 कैंटीन है, 47 रेस्ट रूम है। और देखिए इसमें क्रच पूछा गया है, तो क्रच कितने लोगों में होता है, क्रच आपका इसमें 30 में होता है, तो ये तो गलत हो गया। शेल्टर आपका 150 में होता है, तो एक तो वेलफेयर ऑफिसर वाला है हो गया, और क्रच आपका 30 में है, तो इसमें आपका शेल्टर वाला सही हो जाएगा, शेल्टर रेस्ट रूम 150 और वेलफेयर ऑफिसर वाला तो ACE। कैंटीन आपका होता है 250 में होता है। ठीक है, कैंटीन, तो ये पूरा उसमें PDF में मेंशन है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन रेगुलेटिव सोशल। देखिए सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, PF ESI, जिससे मतलब आपका ड्यूरिंग सर्टेन कंटिजेंसी ऑफ ये आ जाएगा, तो ये आपका एक C का 2 हो गया। ठीक है, तो C का जो 2 है एक ही में 2 में दिया हुआ है इन दोनों में। B का थर्ड भी देखिए रेगुलेटिव है। रेगुलेटिव आपके कौन कौन से होते हैं, इसे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होता है, और आपका एक ट्रेड यूनियन एक्ट होता है, एक होता है ID एक्ट होता है। तो वो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट, ये हो गया। तो आपके B थर्ड C सेकंड हो गया। अब आपका प्रोटेक्टिव आता है, तो प्रोटेक्टिव आपका वेलफेयर फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया। तो ये सब क्यों, ये इसका आंसर देखिए क्या होगा, A का 4th, मिनिमम लेबर कंडीशंस एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर में वेलफेयर कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते थे। ठीक है, अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है प्रोडक्टिव वाला, तो ये मैं आपको बता ही दिया इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कंसिलिएशन अंडर द आईडी एक्ट। देखिए इसका कितना अच्छा मैंने इसमें बताया है बुक में। ये एक अथॉरिटीज़ का बनाया है जिसमें वर्क्स कमेटी हो गया 3 में, 4 में हो गया कंसिलिएशन ऑफिसर, 5 में हो गया बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, 6 में हो गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, 7 में लेबर कोर्ट, 7 ए ट्रिब्यूनल, 7 बी नेशनल ट्रिब्यूनल, 7 सी डिस्क्वालिफिकेशंस। फिर आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9 ए नोटिस ऑफ चेंज, 9 बी गवर्नमेंट एग्जामेशन, 9 सी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। तो सब पूरा याद होना चाहिए। तो देखिए ये 3 एक साथ हैं, ये अलग है, और ये आपका आता है एडजुडिकेशन में आता है, तो ये आपका गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एज पर द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। तो ये आपका सेक्शन 5 में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 5 में प्रोसीजर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले कमेटी ये सब बनाते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना था इसमें देखिए सबसे पहले तो अपॉइंट कमिटीज़, तो बी पहले आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, कर लेंगे। उसके बाद फिर गैजेट निकालते हैं ए। उसके बाद हो गया आपका ऑब्जेक्शन, अगर कंसीडर द रिपोर्ट्स एंड ऑब्जेक्शन एंड फाइनलाइज द मिनिमम वेजेस, सी। फिर मिनिमम वेजेस फाइनल ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है। फिर 5 साल के लिए 5 साल में रिव्यू होता है, ऐसा करके लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारा ये है डिपेंडेंट, ये वाला जो सेक्शन वाला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में, तो इसमें देखिए कैसे है कि सेक्शन 2 में मैंने लिखा हुआ है अपनी बुक में कि ये सब कुछ है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट स्टिल अब नेक्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए बुक में अगर कुछ सुधार होता है तो मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँगा। स्टिल जैसे मान लीजिए अगर आपके 30 क्वेश्चन है तो 30 में 25 से 26 क्वेश्चन इस बुक से ही आए हैं मोस्टली, मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसमें क्या है डिपेंडेंट का ए का 4th है 2(1)D, पार्शियल डिसेबलमेंट में आपका 2(1)G है, टोटल डिसेबलमेंट में आपका सी का 2 है 2(1)E और वर्कमैन का 2(1)H है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी बुक में है मेरे, अंडर द पेमेंट ऑफ एस एक्ट फाइन इम्पोज्ड मस्ट बी रिकवर्ड बिटवीन 180 डेज, नहीं है 90 डेज है। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है एवरी क्लेम फॉर कंपनसेशन हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 3 मंथ, 3 महीने 90 दिन का है ये। और इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है सेक्शन 8(6) रिस्ट्रिक्ट्स रिकवरी पीरियड फॉर फाइन्स। देखिए सेक्शन 8(6) यही है, बट इसमें रिकवरी पीरियड बोला है तो ये सही है, आर इज़ करेक्ट। ये देखिए मैंने इसमें से लगाया भी है सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट आफ्टर एक्सपायरी 90 डेज इम्पोज, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये सब मतलब काफ़ी अच्छा सेक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये तो मेरी बुक का ही है, डियरनेस अलाउंस होता है, ये मैंने इसके लिए लगाया होगा। 1 मिनट, पता नहीं, शायद वो क्वेश्चन मिस हो गया कि क्या है, पता आई डोंट नो आइडिया। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग बेसिक वेज डियरनेस अलाउंस, ये वो वाला क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पीएफ का एक क्वेश्चन आया था जिसमें है कि कौन सा नहीं है, तो बेसिक वेज नहीं, बेसिक वेज में आपका कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ था। तो उसका आंसर मतलब ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको देख सकते हैं आप। फिर है ये आपका है सिक्वेंसली अरेंज द ये लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। तो सबसे पहले तो आपका आया था ये 1992 का है, ठीक है। फिर ये है आपका 1979 का आपका इंटर स्टेट वाला। फिर ये वाला जो एक्ट है बीडी वर्कर्स वेलफेयर वाला, सबसे लास्ट में देखिए ए आएगा क्योंकि ये आपका सबसे पहले मतलब 1948 का है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। बाकी मैं इसका बता देता हूँ, ये 1966 में आया और ये 1976 में आया, ये वाला वेलफेयर फंड एक्ट वाला, ठीक है। अब देखिए फैक्ट्रीज एक्ट, ये आपका कहाँ लगता है 20 और मोर विदाउट एड ऑफ पावर, इसमें लगा सकते थे। और उसके बाद इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट 5 में कर सकते थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसमें कर सकते थे 10 में।
देखिए इसको ऐसे याद करिए, CBI, इंटर स्टेट माइग्रेंट 5, बिल्डिंग 10 और कॉन्ट्रैक्ट 20। तो ये आप 20 में ऐसे याद कर लीजिए, कभी भी हमेशा काम आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो देखिए सिकनेस बेनिफिट होता है, मेडिकल बेनिफिट होता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस होता है, कैश बेनिफिट होता है, डिपेंडेंट बेनिफिट होता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट होता है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। उसने पूछा कौन नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मेरी बुक में ही है। इसमें आपको सेक्शन 22 और 23 मिल जाएगा, प्रोविज़न इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, और ये 23 जो है जनरल प्रोविज़न है, 24 आपका इलीगल स्ट्राइक है। ठीक है, तो 22 और 23 मिल जाएगा। और 23 में आपका देखिए जनरल प्रोविज़न है, अगर आपका बी का थर्ड हो गया तो बी का थर्ड इसमें एक ही जगह दिया हुआ है, आप इसको सही कर देंगे पहली बार में। ठीक है, और सेक्शन 25 भी दिया हुआ है, नो फाइनेंशियल ऐड। नो फाइनेंशियल ऐड आपका इसमें दिया हुआ, प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल ऐड, डी कर दीजिए, डी का फर्स्ट। ठीक है, देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी से आ रहे हैं। लेबर लॉ इज एनेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, जो मैंने आपको दिखाया प्रोटेक्टिव। ये जो आपका सोशल सिक्योरिटी हो, ये आपका ये ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाएगा रेगुलेटिव में, ये आपका आ जाएगा वेलफेयर वाले में। ठीक है, अब एक 5 क्वेश्चन का पैरा ये भी आया था, ये तो एक तरीके से मुफ्त क्वेश्चन थे आपके, मतलब फ्री क्वेश्चन थे 10 नंबर के। डिडक्शंस फ्रॉम डैमेज टू मशीनरी इज़ वैलिड इफ़ ओनली। तो डिडक्शन फ्रॉम देखिए इफ़ ओनली, ये देखिए इसका आंसर यहाँ दिखेगा आपको, इट इज़ ऑथराइज्ड आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी ये नहीं होता। इस तरीके से इसको आप यहाँ से देख सकते थे। ठीक है, अब हमारा ऑथराइज्ड अंडर, अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, हु कैन डायरेक्ट रिफंड ऑफ। तो इसमें देखिए इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ, अथॉरिटी अंडर सेक्शन 15 कैन डायरेक्ट रिफंड, ये करके इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, बाई विच डेट शुड। अब देखो इसको तो आप मोर देन वाले में तो ऐसे कर सकते थे 10th, लेस देन वाले में 7th, तो याद ही होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज ऑथराइज डिडक्शन। देखिए ऑथराइज डिडक्शन क्या है आपका, इसमें लिखा हुआ है आपका डिडक्शन एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ये सही है, अकोमोडेशन चार्जेस सही हैं, एडवांस रिकवरी सही है, तो एक यही गलत हो गया। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वाज द मिस्टर गौरव मंथली वेज। तो ही ड्रॉज वेज ऑफ 18,000 पर मंथ, तो 18,000 पर मंथ। तो ये आपके 5 क्वेश्चन फ्री के थे। ठीक है, 10 मार्क्स। तो इस तरीके से ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। और लेबर लॉस बुक जिसको भी लेनी हो वो गूगल फॉर्म भर के और जो भी फीस है उसको सबमिट करके आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं मेल कर दूंगा बुक। तो इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, और इसके साथ साथ मैं इसमें आपको न्यू लेबर कोड्स का हैंडबुक और साथ में आपको RTI एक्ट और पॉस एक्ट, RTI एक्ट और पॉस एक्ट का भी नोट्स इसमें प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम्स, थैंक यू।